आह, अगला सवाल आपसे नूरिया जी ये है कि व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? I think the message I'd like to give to your audience would probably be more, I think, aimed at Muslims or doubting Muslims. लेकिन जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशियन मुल्क हैं, हमें लगता है कि जो भी हमारे जो मसले हैं सोसाइटी में वो कल्चरल हैं या वो किसी कल्चरल वजह से हैं. I'm sorry, guys, my flow in Urdu is just not good today. लेकिन हाँ, they basically put down every issue that we have. फर्ज करें कि जो um, चाइल्ड मैरिज है जो पाकिस्तान में मदरसों में होता है बच्चों के साथ, ये सारे जो चीज़ें हैं, रेप, अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, चार बीवियों से शादी करना एंड स्टफ, हमें सब पता है कि इस्लाम इजाज़त देती हैं, लेकिन जो मसले होते हैं उसके थ्रू वी थिंक कि ये सिर्फ कल्चरल हैं और ये एक्चुअली I don't know how to say it in Urdu, लेकिन the buck always stops before Islam. और हम इन सब को एक कल्चर का रंग इस पे डालते हैं. कोई एक्चुअली इससे पीछे नहीं जाता एंड सेज एक्चुअली इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, क्या इस्लाम इस प्रॉब्लम को एग्रवेट कर रहा है, क्या इस्लाम की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा राइफ है, कि क्या ये इस्लाम की वजह से जो जेंडर की इक्वालिटी है वो शुरू से थोड़ी टेढ़ी है. Nobody actually goes back and looks at this connection. तो I would just request कि आप प्लीज़ अपनी ज़ुबान में जो भी है बेशक अपनी ज़ुबान अब ट्रांसलेशंस पढ़ें. इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ मिल रही है. It's the 21st century. And it's in the age of information, ignorance is your choice. आप जाके पढ़ें कि आपकी हैसियत क्या है कुरान में, आपकी हैसियत क्या है हदीस में, आप जैसे औरतों के साथ क्या सलूक हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में. आप ये सोचें, आप ये पढ़ें, आप क्रिटिकली अपने आप के साथ बैठ के कोई मौलवी इमाम नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचें कि जो मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसको इजाज़त कहाँ से मिल रही है? ये सिर्फ़ कल्चर नहीं दे रहा, ये कोई और चीज़ दे रही है आपको जो आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं. तो मेरा ये मैसेज होगा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को कल्चर का वो ताना दे के बस छोड़ें नहीं. आप एक्चुअली इसके पीछे जाएँ और इस्लाम की गहराई में जाएँ और आप देखें कि इस्लाम इस सोसाइटी को क्या कर रहा है. एंड इस्लाम और कल्चर दोनों एक्चुअली गुनहगार हैं इसमें. सिर्फ कल्चर ही नहीं है, और इस्लाम इज़ सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो आप ये दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते. तो मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जाके पढ़ें, अपनी ज़ुबान में पढ़ें और सोचें. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नूरिया जी। एक हमारी व्यूअर है जो कि मुस्लिम है, उनका मैसेज एक्चुअली बहुत पीछे रह गया, लेकिन वो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो उन्होंने सवाल उठाया था। समवन आईडी है उनका। तो उनका कहना ये है, यानी उन्होंने मैसेज किया था कि जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, तो यानी उसकी बुनियाद पे चूँकि आपका ईमान कमज़ोर था, इस वजह से आपने इस्लाम को छोड़ दिया, तो आप किस तरीके से इसका जवाब देंगी? या तो मैं ये कहूँगी कि मेरा ईमान कम उस वक़्त भी नहीं था. जैसे मैंने कहा, मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ था वो सिर्फ़ लीगल कानून और सोसाइटी के की वजह से हुआ था. और ये जो लोग ये कानून इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर, ये सिर्फ़ आदमी हैं जो उनको खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है, और ये इस्लाम रिप्रेज़ेंट करते ही नहीं हैं. तो मेरे दिमाग में कभी नहीं ये नहीं आया था कि जो मेरे साथ हुआ ये इस्लाम की वजह से हुआ है. मैं उस वक़्त भी मैं एक बिलीविंग मुसलमान औरत थी. मैं आई लव्ड अल्लाह विद ऑल माय हार्ट. मैं इस बात को मानती थी कि इस्लाम सच है. बस जब मैं वापस आई और ऑब्वियसली चीज़ें सेटल डाउन हुई एंड मैं अब मुझे थेरेपी भी मिली एंड आई जस्ट was able to think कि ओके, अब ये सब कुछ हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि ये शरिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा अल्लाह कभी कहेगा मुझे कि आपको ज़बरदस्ती अपने शौहर के घर वापस जाना है, या आप नुशुज़ का जो अल्फाज़ है, आप डिसोबीडिएंट हैं तो आपको ज़बरदस्ती कहीं रखा जा सकता है. तो मैं
मैंने लिटरली कोशिश की और मैंने इस्लाम को पढ़ा क्योंकि मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि जो इन आदमियों ने ये कानून डाला मेरे ऊपर और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ज़बरदस्ती रखने की कोशिश कर रहे थे, इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है नहीं। मेरा अल्लाह कभी ये अलाउ नहीं करेगा, मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं जहाँ जहाँ से मैंने शुरू की इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ मैं डिफेंड करना चाह रही थी कि अगर मुझे एक्चुअली कोई गोरा मिले स्ट्रीट पे और वो कहे कि हाँ, जो आपके साथ हुआ था वो बिल्कुल इस्लाम की वजह से हुआ है, तो मैं एटलीस्ट कह सकती थी कि नहीं, ये मेरा मज़हब नहीं कहता। मेरा मज़हब एक प्योर, एक इक्वल, एक प्रोग्रेसिव मज़हब है जो औरतों को इज़्ज़त देता है। लेकिन जब मैंने एक्चुअली पढ़ा जाके और जब मैं डिफेंड करना चाह रही थी, जो मैं पढ़ रही थी, मैं डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मेरे साफ-साफ वो चीज़ें, लाइक आई मीन साफ-साफ मुझे कह रहा है कि हाँ, आप कम हो, आपका इल्म कम है, आपका दीन कम है, आपका ईमान कम है, आपकी टेस्टिमनी आधी है, आपको आपकी इनहेरिटेंस आधी है, तो मैं कैसे डिफेंड करूँ कि मैं बराबर हूँ किसी आदमी के, किसी मर्द के। अम, अगर आप डिसोबीडियंस फेयर करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी किसी तरीके से आपका आपकी बात नहीं मानेगी या कुछ, आप बिस्तर अलग करो, फिर आप उसको मारो। ये कुरान मुझे कह रहा है। तो मैं इससे कैसे डिफेंड कर सकती हूँ? तब मुझे पता चला कि हाँ, ऑफ कोर्स कुरान के मुताबिक तो आसानी से ये लोग मुझे ये कह सकते हैं, ये सही है, ये एक्चुअली सही है, मैं गलत हूँ। तो ये कभी नहीं था कि एक्चुअली मेरे दिल से मेरा ईमान कम था उस वक़्त, ये बात बिल्कुल नहीं है। जी। जशन जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। वी शुड से दैट वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इस्लामोफोबिक एज इस्लाम इज काफिरोफोबिक. Also, what's the take of UK government on rising extremism there? So the question is for you, Nuria ji. Mhm. What's the take of UK government on rising extremism there? Yeah, I mean, I think they're very aware कि obviously extremism is a big problem यहाँ पे। हमारे पास काफ़ी मुसलमान इस्लामिक हाई प्रोफाइल प्रीचर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं और जहाँ जो प्रीच करते हैं, और काफ़ी जो रेडिकलाइज्ड होके प्रिजन से भी बाहर आए हैं। लेकिन आई मीन जहाँ तक मुझे लगता है, अभी सेंसिटिविटीज़ इतनी इस जगह पे आ गई हैं कि गवर्नमेंट आजकल बहुत व्हाट्स द वर्ड, दे वेरी, वो मतलब दे डोंट फील लाइक वो जो जो सच है वो कैसे, दे कांट कॉल अ स्पेड। जैसे मैं आज एक ट्वीट देख रही थी कि नेदरलैंड्स के पार्लियामेंट में जो कहा गया इस्लाम के बारे में, तो वो साफ-साफ कह रहे हैं कि इस्लाम है एक वायलेंट आइडियोलॉजी, और आई मीन ये जो उनके फार राइट मूवमेंट है, लेकिन वो फिर भी इस्लाम को कह रहे हैं साफ-साफ कि इट्स अ वायलेंट आइडियोलॉजी। यूके में ऐसे कभी नहीं होने वाला। हम बहुत इस्लामोफोबिया जो अल्फाज़ है, हम इससे बहुत डरते हैं यहाँ पे, और इस वजह से एक्सट्रीमिज़्म और ये जो लोग हैं, जैसे जो लंदन ब्रिज का जो बॉमर था, वो जेल से बाहर निकल के अथॉरिटीज़ को कहने लगा कि हाँ, मैं रिहेबिलिटेट हो गया हूँ, मैं अब एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट नहीं रखता। और इस ये बहाना दे के किसी फंक्शन अटेंड करने के लिए एज़ पार्ट ऑफ हिज़ रिहेबिलिटेशन, प्रिज़न से बाहर आके ही ब्लो अप पीपल ऑन लंदन ब्रिज। लेकिन अगेन यूके की गवर्नमेंट ऐसे कभी कुछ नहीं कहेगी। एंड जो जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो वाक़यात होते हैं, जो ये लोग प्रिज़न से बाहर आते हैं, कहते हैं कि हम बदल गए हैं और हम रिहेबिलिटेट हो गए हैं और अब हमारी ज़िंदगी का मकसद जिहाद नहीं है। इन पे यूके गवर्नमेंट को इतनी आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए। ये लोग, उनको साफ-साफ पता है कि सिस्टम कैसे प्ले करना है, कैसे। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में आप तकिया भी जायज़ है, आप तकिया कर सकते हैं। तो ये लोग, इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर वो तकिया भी कर रहे हैं ये यूके अथॉरिटीज़ से। Um, so I just don't think we're going far enough in tackling extremism because the word Islamophobia is being used as a tool here to just shut it down. I hope that answers his question. या राइट. अजीज मोरानी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट, एंड हिज मैसेज इज टू तुषार करण एंड ऑल, एंड वेलकम तुषार जी. खुशी हुई आप भी स्ट्रीम को देख रहे हैं.
दोस्तों, एक मैसेज हमारे काफिर बनो भी दे रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर क्लोज टू 12K सब्सक्राइबर। सो जितने व्यूअर्स अभी तक हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट यू नो वी आल्सो क्रॉस द 12K मार्क। थैंक्स अ लॉट काफिर बनो जी। लास्ट क्वेश्चन मैंने नूरिया जी से पूछ लिया है, तो अब अगर आप लोगों को नूरिया जी के लिए कोई सवाल है तो आप सुपर चैट या नॉर्मल चैट के थ्रू आप सवाल कर सकते हैं उनसे। और जब तक मैं एक बार चैनल का अपडेट देख लूं, नूरिया जी आपके चैनल पे जी। 3.11K सब्सक्राइबर एज ऑफ नाउ। Oh wow, thank you everyone. Thank you. जी। अगर नूरिया जी के लिए कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज जी विकास वशिष्ठ जी, बिल्कुल आप सवाल करिए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए। चुलबुल, व्हाट वी शुड डू, आई मीन शुड वी टेक कॉल्स और व्हाट इज दैट? जी आप कॉल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज नूरिया खान जी, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो हम अपनी कॉलर्स को इनवाइट कर सकते हैं, वो आपसे लाइव कॉल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफ दैट्स ओके विद यू। इफ यू आर ओके विद थोड़ा सा दैट टाइम है मेरे पास जी। जी, okay. So, guys, I'll share the link with you. So, please ensure the question is related. यानी आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो सवाल करने वाले हैं वो आज के स्ट्रीम के टॉपिक के हिसाब से हो। कोई भी सवाल आप आउट ऑफ द टॉपिक ना करें, एंड प्लीज 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 बी यू नो वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर गेस्ट। और एक चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि डोंट आस्क हर व्हाट शी थिंक्स अबाउट दिस रिलीजन और दैट रिलीजन। सो प्लीज नो ज्ञान एंड नो प्रमोशन एंड यू नो नो क्रिटिसिज्म अबाउट एनी अदर रिलीजन। इस्लाम को लेके अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकती है। फेयर इनफ चुलबुल जी, व्हाट आई सेड? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एक यूजर का पिछले अभी क्वेश्चन देखा था विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। उनका सवाल था नूरिया खान जी के लिए कि आपका अब रिलीजियस ओरिएंटेशन क्या है, आपने इस्लाम तो छोड़ दिया है, क्या आप अभी एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं या कुछ और हैं? At the moment, I've obviously just I've left religion behind. So I go where जहाँ पे मुझे evidence or science मिलता है. That's what I follow. I don't veer towards any religion. I will say कि see, agnosticism and atheism are different, and because atheism is a belief in it's agnosticism is more about like do I 100% know there is a God? No. Do I 100%? I mean, I think that there's no God, and there's not enough evidence for me to believe that there's a God. Therefore, I would say I'm an atheist, but I will always say I don't know. Again, I will until then go where the science and the evidence and where my logic and my rationale tells me to go. I will only follow that. So मैं ऐसी कोई चीज़ पे कभी believe नहीं करने वाली जिसकी कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जिसके पीछे लॉजिक और रैशनल नहीं है। लेकिन दैट बीइंग सेड, जो छोटी चीज़ें हैं जैसे like part of my life that I've always done, जैसे I love mindfulness and I practice yoga, I meditate, I like to exercise my mind. ये चीज़ें मैं करती हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी रिलीजन से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। एंडी जी को हम, क्योंकि वो पहले जुड़े थे, तो मैं उनको कहूंगा कि अनम्यूट कर ले, एंड यू नो द क्वेश्चन यू हैव फॉर नूरिया जी। एंडी सर। Hello everyone, namaste. नमस्ते एंडी जी। Nuria, very interesting to hear your story. As you're aware,
the Islamic society in the United Kingdom is very well entrenched, and it's very well established, especially in England. Now, would you say, or would you relate to your own experience, how easy or difficult it is, or it was rather, to leave Islam, given that how well rooted the Islamic society is in UK, because that's their identity, right? That's their identity when they're living in a country which is predominantly white, and it's predominantly well, you wouldn't say Judeo-Christian now, but you would say, there are multiple faiths in the UK, but you get what I'm trying to say. And related to that question, generally, what do you think? Is it too difficult, or is it women pay a higher price to leave Islam in general than what you would say compared to men? Yeah, no, thank you for your question. It's actually a very, very important. Well, there's two questions in there, but they're both very important. So, pehli baat, what you're saying, yes, in the UK, Islam, khas taur pe, because we're in a Western country, if you are Muslim or you are whatever, different diaspora, lekin main Muslimanon ki baat karungi. If you are a Muslim within a community where you live with people who are also Muslim, यहाँ पे बहुत मुश्किल है to leave Islam, क्योंकि it's almost like you live in a pocket, which could be a pocket in anywhere in South Asia. लेकिन the only difference is, आपको आसपास pubs मिलेंगे and गोरे देखेंगे, but जो actually mentality है जो घर में है और जो ये लोग जो mentality को ये cling on करते हैं, that's very Islamic, it's very conservative, और वो उनको लगता है कि आप भी वही mentality और वही culture और वही सारी बातों को लेके चलोगे आगे, even though you're living in the West. They think that no matter what, you will still be as Muslim and as Pakistani as you should be. And कई situations में even more, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम उनकी तरह नहीं हैं और हम judo Christian values follow नहीं करते, हमारा अलग सा मजहब है, and हम ज़्यादा conservative हैं और हम ये वो. So it's very hard. Like I said, when I left as well, मैं अपने घर में थी, and I was like, मैं किसको कहूँ, मैं किससे बात करूँ, because there's nobody who would relate या even maybe be okay with जो मैं कहने वाली हूँ, जो मैं feel कर रही हूँ. तो it wasn't honestly the power of the internet. जब मैं YouTube पे गई, जब मैं Twitter पे गई, तब मुझे पता चला कि actually लोग हैं मेरे जैसे. And ये अजीब है क्योंकि मैं UK में रहती हूँ, जहाँ पे the speakers corner वगैरह यहाँ पे है. You would think कि ठीक है, लोग इस्लाम के बारे में भी बात करेंगे इस्लाम के खिलाफ, लेकिन actually if you live in England in an area which is largely Muslim या immigrant population, आप वही चीज experience करेंगे तकरीबन जो कई लोग साउथ एशिया में एक्सपीरियंस करेंगे. और ख़ास तौर पे जो आप बात कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कानून यहाँ पे मेरा मतलब मेरी तरफ देगा. It doesn't protect them, वरना मैं कभी नहीं बात करती, like if I was in South Asia. And इसलिए that's why it's very important जो ex-Muslim औरतें हैं वहाँ पे, अगर आप बात नहीं कर सकते तो at least आप एक दूसरे को support कर सकें, just I was saying, क्योंकि it is very hard. And then the second question जो आपने पूछा कि do women pay a higher price for leaving Islam? जी बिल्कुल, I think we definitely do. And that's only because Islam and culture जो हमारा है, it obviously जो इज्जत आती है and honor की जो बातें आती हैं, वो सिर्फ और ज़्यादातर ये औरत की जिम्मेदारी है. We hold the honor of the family. तो जैसे आपको पता है इस्लाम में इस्लाम दीन छोड़ना is death, and क्या कहते हैं, apostasy is kind of, it's like akin to the word irtida in Arabic, जिसका मतलब है treason or sedition. अगर एक औरत, it's like she's stepping outside and saying कि मैं ये सब reject करती हूँ जो
आपका कुरान है, आपके हदीस हैं, आपके हुजूर ने जो किया था, एंड वाई। अगर आपका जवाब ये है कि हम औरतों को दबाया गया है, या ये बच्चों से शादियाँ, ये वो, आपको you're absolutely shunned पूरी सोसाइटी में, definitely more than men, just honor related and stuff. तो I think औरतों का बाहर आना is a lot more मुश्किल, and इसलिए कई औरतें हैं जिनके डाउट्स आते हैं आते जाते हैं जिंदगी भर, लेकिन वो उनको दबा के रखते हैं, एंड इवेंचुअली जस्ट खुश रहते हैं कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उनका ईमान थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि वो जो कदम उठाना, शादी का इनकार करना, ये तलाक पे बात उठाना, लौंडियों पे बात उठाना, ये एक और यूजुअली लोग कहते हैं कि एक औरत को इन बातों के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। दिस इज रिलीजन हैज फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन अ मैन्स डोमेन। खासतौर इस्लाम में आपको कभी कोई औरत, जैसे मेरी कुरान टीचर थी एक औरत, लेकिन उसके ऊपर जो लेवल है कभी आपको औरतें नहीं दिखेंगी, इट्स ऑल मैन। सो आई थिंक डेफिनेटली जो बर्डन है इस्लाम छोड़ने का, इट्स हार्ड ऑन वुमेन, लेकिन अगेन फैमिली पे डिपेंड करता है, उस औरत पे भी डिपेंड करता है। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यूके के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, बिकॉज क्योंकि जो आपकी परवरिश हो रही है स्पेशली इस्लामी समाज में, इस्लामी सोसाइटी में, वो एक क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो शायद 40-50 साल पहले आए, शायद वो वही टाइम वॉक में हैं, वही वैल्यूज को होल्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो करंट जनरेशन है या इससे प्रीवियस जनरेशन है, दे काइंड ऑफ दे हैव बीन एंट्रेंच्ड इन दैट सोसाइटी। उसमें मसला ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेसाइजेशन का मसला बहुत होता है, क्योंकि एक तो क्योंकि आप उस सोसाइटी में आप पले बड़े हैं, आपने बाकी आगे सपोर्ट नेटवर्क नहीं बनाया, और उस समाज से भी अगर आप ऑस्ट्रेसाइज हो जाते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, to find support outside the Islamic community. And then there is this added issue of honor killings and things like that, which women face, which has been very well documented for, you name it, but especially in Southeast Asia, Pakistan, India, Bangladesh, जो honor killings का मसला है, ये एक डबल वामी है महिलाओं के लिए यूके में, कि भाई वो उन्हें ये भी फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो अगर आप इस पे किसी जो स्पेशली जो महिलाएं जो इस तरीके के ट्रैप में फंसी हैं, कि जहां वो उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगी कि जो वो कहाँ सपोर्ट ले, कहाँ से ले सपोर्ट? वेल, अगर वो यूके में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे इट्स अ लॉट ईजियर। मैं साउथ एशिया की बात नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम श्योर, आई मीन वहाँ पे भी वुमेन शेल्टर्स वगैरह हैं, लेकिन जैसे आपने कहा है, इफ अ वुमन डिसाइड्स टू लीव इस्लाम है, even here for example, उसका अंजाम मौत हो सकता है। That's what you're dealing with, कि अगर if my dad or my brother या कुछ भी, अगर वो ज़्यादा नाराज़ हो, तो they can actually kill me. But again, जैसे in countries like the UK, यहाँ पे we have Council of ExMuslims Britain, जो is an actual fully fledged organization यहाँ पे, वो लोगों की बहुत support करते हैं, mentally, emotionally, even financially वो रास्ते निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे shelters हैं, हमारे पास hotlines हैं जो आप call कर सकते हैं। It takes a single Google search to find out your local area का जो women's shelter है, और support systems है for whatever you're facing, whether it's domestic abuse, whether it's financial abuse, whether it's threats or harassment, कुछ भी. I would always encourage women to do this. लेकिन if you have to do it from somewhere you're safe. Yeah, make contact with these people, लेकिन do it in a way जहाँ you only tell your full story and your full situation जब आप उस घर से बाहर हैं। ये घर के अंदर मतलब do not be making yourself vulnerable, ताकि something could happen to you before you ever get to the situation where you can leave. The first and most important thing is that you can get yourself out into a safe situation, into a safe space.
But yeah, Jesse, if there is anybody who's in the UK who's going through anything, please feel free to email me at holyhumanist@gmail.com, and मैं आपको मतलब सारे वो जो आपके आसपास जो भी shelters हैं, जो भी organizations हैं, जो भी NGOs हैं, जो भी council services हैं, वो आपको भेज दूंगी. So never ever stay in a situation जहाँ आपकी जान या कुछ भी खतरे में है. चलिए एंडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया एंडी जी. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है नूरिया जी, एंड आई थिंक इसका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इसी वजह से इस्लाम को भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि ये डर उनके जहनों को खाए रहता है. सवाल ये है, आकिब हुसैन जी, मैं समझता हूँ कि ये मोमिन है, इनका कहना है आप ही यानी सिस्टर, आपको तो पता ही होगा, आपको आखिरत का हशर का डर नहीं लगता? आपने दोजख में जलने के डर को कैसे काउंटर किया? Okay, so डर नहीं लगता पहली बात, क्योंकि मैं मानती भी नहीं हूँ कि दोज़ख है या आखिरत है. So that's a very easy way for me to not be scared, क्योंकि I just don't believe कि मरने के बाद जहन्नम और जन्नत exist करते हैं, पहली बात. क्योंकि again, there's no evidence for that. कोई मर के वापस नहीं आया and said कि ये होता है. और जहाँ तक मैंने कुरान में डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं हेल के बारे में, और फिर पहली बात मुझे वो ये दोनों चीज़ें कि खुदा सबसे मर्सिफुल हैं एंड सबसे फॉरगिविंग है, और फिर इतना ख़राब और इतना टॉर्चरस जहन्नुम में भी बनाया. I just don't think those two things are compatible with each other. So yeah, दूसरी बात, जब मैंने बाकी कल्चर्स और रिलीजन्स के बारे में उनकी जो आखिरत है उनके बारे में पढ़ा है, तो आप you'll sense a pattern कि जो भी आप सोसाइटी को देख रहे हैं, जो भी उनके सबसे बड़े खौफ हैं, वो फीचर्स जो है ना उनके जहन्नुम में आते हैं एज एलिमेंट्स. जैसे इस्लाम मतलब सऊदी अरेबिया या डेजर्ट में मतलब उसकी शुरुआत हुई, तो ये लोग what do they hate, what do they fear the most, उनकी सोच क्या है when they think कि जिंदगी भर की टॉर्चर क्या होगी, वो है गर्मी, आग, ये चीज़ें. अगर आप नॉर्स गॉड्स के जहन्नुम देखेंगे, it's just ice and like you're just wandering through ice. अगर आप किसी और मज़हब के देखेंगे तो वो फॉरेस्ट में कहीं घूमे. अगर आप किसी और के so every culture has their own version of hell. तो जब मैंने इस्लाम को उस नज़रिए से देखा कि ठीक है, इनका जहन्नुम क्या है, तो I just realized कि ये भी बहुत एक geocentric version है जहन्नुम का and आखिरत का, and I don't really believe it. ये उसी टाइम का एक प्रोडक्ट था, है, एंड मैं मानती नहीं हूँ कि खुदा एक ही सांस में सबसे मर्सिफुल हो सकते हैं और उसी सांस में किसी को जिंदा जला रहे हैं और बार बार जला रहे हैं कि it just didn't make sense to me. तो इसलिए मेरा खौफ भी हट गया. और I just मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि सिवाय मुसलमान के जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं, हिंदू हैं, and I love them so much, तो ये क्यों जले सारे इस अल्लाह के जहन्नुम में, ये सब जलेंगे सिवाय मुसलमान के. और फिर ऐसे भी कि इस्लाम में कहता है कि क्रिश्चियंस और जूस को स्वैप करेंगे to get more Muslims in heaven. So आप literally इंसान की जान और जिस्म के साथ खेल रहे हैं, just whether they believe in Allah or not. ये जो मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त हैं, ये सब मरेंगे और जलेंगे आग में. जब मैं इन बातों के बारे में सोच रही थी, खौफ खुद ब खुद मेरा हट गया जहन्नुम से, क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि इस किस्म का जन्नत मुझे नहीं चाहिए. जहन्नुम में एक्चुअली ये सारे जो चिल लोग हैं, ये सब जहन्नुम में हैं.